हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज से हम शुरू करने वाले हैं इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और मैं इतने अच्छे से आपको ये समझाऊंगा कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आप इसे आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो ट्रस्ट मी एंड ले डाउन, जस्ट चिल एंड लिसन टू द लेक्चर। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 आज, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 क्या बोलता है? तो पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, आर्टिकल 1 देखते हैं। तो नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि इंडिया का नाम इंडिया भी है और भारत भी है। ठीक है, इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, तो ये यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यहाँ पे सिर्फ स्टेट्स का बात हो रहा है, यूनियन टेरिटरी का नहीं। ठीक है, और टेरिटरी हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा स्टेट से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि टेरिटरी में आपका आ जाता है यूनियन टेरिटरी भी, स्टेट्स भी, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी, और जितना भी इंडिया का काउंसलेट्स और हाई कमिश्नर है दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ का जो प्रीमाइस होता है वो भी इंडियन टेरिटरी में ही काउंट होता है। ठीक है, जैसे इंडिया का जो एम्बेसी होगा यूएसए में, वो भी इंडियन टेरिटरी में ही काउंट होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 के ऊपर। इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 1 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। अब आपको पता होगा कि हमारे पास शेड्यूल है, लगभग 12 के करीब शेड्यूल्स है। तो उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वहाँ पे जो नेम है ये स्टेट और यूटीज़ का, वो मेंशन होगा। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के ऊपर। तो द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज। अब देखिए यहाँ पे टेरिटरी वर्ड आ चुका है। तो ये जो टेरिटरी है उसमें स्टेट भी है और ये देखिए यूनियन टेरिटरी भी है, स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो देखिए जैसे कि हम बात किए, टेरिटरी इज़ ग्रेटर देन स्टेट। और इसमें एक और है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो ये होगा आपका आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको। तो ये जो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी है, उसमें क्या लिखा है? सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। ये एक्वायर्ड टेरिटरीज़ है। अगर हम पीओके एक्वायर करते हैं तो वो भी हमारा फर्स्ट आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 सब क्लॉज सी के अंडर आएगा। मतलब वो भी यूनियन का एक टेरिटरी ही होगा, इंडिया का टेरिटरी ही होगा। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। तो आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अब आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में अगर कोई टेरिटरी को एक्वायर करते हैं और उसको नया दर्जा देते हैं नया स्टेट का, तो वो कौन कर सकता है? उसको नया स्टेट कौन बना सकता है? तो पार्लियामेंट में बाय लॉ। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ड जहाँ भी आए ना, पार्लियामेंट में बाय लॉ, इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से लॉ बनाएगा। ठीक है, और एडमिट करेगा वो नया स्टेट को यूनियन के अंडर। ठीक है, ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी नया टेरिटरी को हम अपने अंडर ऐड करते हैं, अगर उसको आर्टिकल 2 के अंडर ऐड कर रहे हैं, तो जो पार्लियामेंट है वो स्पेसिफाई करेगा कि वो जो नया टेरिटरी को हमने स्टेट बनाया है वो किस किस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल। तो देखिए 2 तरीके से हम टेरिटरी को ऐड कर सकते हैं इंडियन यूनियन में। एक बाई आर्टिकल 368 बाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड करेंगे किसी स्टेट को इंडियन यूनियन में, तो वो जो स्टेट होगा उसको 7th शेड्यूल का स्टेट लिस्ट का सारा सब्जेक्ट पे लॉ बनाने का अधिकार होगा, ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अगर किसी भी टेरिटरी को स्टेट बनाते हैं अंडर आर्टिकल 2, तो उस केस में उस स्टेट के पास सारा लॉ अवेलेबल नहीं होगा, सारा सब्जेक्ट मैटर अवेलेबल नहीं होगा जो कि 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में है। उसके ऊपर पार्लियामेंट स्पेसिफाई करेगा कि किस किस मैटर पे वो जो नया स्टेट अंडर आर्टिकल 2
ये इस्टेब्लिश हुआ है एज अ न्यू स्टेट, उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाने का अलाउ होगा। तो हमने जितना भी टेरिटरी ऐड किया है एज अ न्यू स्टेट, उसको आर्टिकल 368 के अंडर ही ऐड किया है, लेकिन आर्टिकल 2 के अंदर सिर्फ एक ही टेरिटरी है जिसको हमने ऐड किया है, और वो है चंद्र नागौर। चंद्र नागौर, ठीक है, सिर्फ ये इकलौता है जिसे हमने आर्टिकल 2 के अंडर ऐड किया है। अब एक देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल 2 कैपिटल ए, ये रिपील हो चुका है। ये क्या बात करता था, तो ये 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट बनाने का बात किया गया था इसमें, लेकिन फिर ये आर्टिकल 2 कैपिटल ए को 36th अमेंडमेंट एक्ट से रिपील कर दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिकल 3 के ऊपर। आर्टिकल 3 हमारा, तो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब यहाँ पे बात हुआ है न्यू स्टेट का फॉर्मेशन या एरिया को अल्टर करने का। कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका एरिया को चेंज करना है, या कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका बाउंड्री को चेंज करना है, या उसका नेम को चेंज करना है, तो इसका बात किया गया है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट बाय लॉ यूज़ किया गया है। पार्लियामेंट बाय लॉ मतलब कि सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। अब देखते हैं हम आर्टिकल 3 क्लॉज ए के बारे में। तो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इसका क्या मतलब है, तो देखिए कोई भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका एक टेरिटरी को अलग करके नया स्टेट बना दिए, या 2 स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट बना दिए, या किसी स्टेट का पार्ट को दूसरे स्टेट का पार्ट से यूनाइट करके टेरिटरी बना दिए, ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्लॉज बी क्या बोलता है, इंक्रीज़ द एरिया ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट इंक्रीज़ कर सकता है किसी भी स्टेट का एरिया को, पार्लियामेंट डिमिनिश कर सकता है किसी भी स्टेट के एरिया को, पार्लियामेंट किसी भी स्टेट के बाउंड्री को अल्टर कर सकता है मतलब चेंज कर सकता है, या पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का नेम को चेंज कर सकता है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का हो गया यूपी, बिहार को झारखंड से अलग कर दिए, उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिए, तो ऐसे करके पार्लियामेंट कर सकता है, इसके ऊपर चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, नया नाम दे सकता है। अब यहाँ पे एक आपको बात आएगा जम्मू एंड कश्मीर का। तो क्या पार्लियामेंट किसी एक स्टेट को पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर सकता है क्या, तो नहीं, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के केस में तो किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर के केस में क्या किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को एज अ यूनियन टेरिटरी तो काफ किया गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल था बिल्कुल, लेकिन फिर जो जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको पूरा का पूरा यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये ऐसा पार्लियामेंट नहीं कर सकता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है जिसको हमने यूटी में कन्वर्ट किया, इसको हम रिवर्ट बैक कर देंगे। तो ये आश्वासन के ऊपर ही अभी बेस्ड है, और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए अभी इस मैटर में कुछ बोला नहीं है कि ऐसा कर सकता है कि नहीं पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कर सकता तो फिर ये जो हमारा आर्टिकल 1 है, तो ये हमारा हो जाता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, ना कि स्टेट, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकता है पार्लियामेंट एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। ये जो है मैंने पीछे जो भी बताया उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। अब हम आते हैं सिटीजनशिप के ऊपर। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसमें बहुत सारा कट ऑफ डेट है जो कि हमेशा लोगों को मुश्किल आता है याद करने में, तो इसे हम बहुत आसानी से समझेंगे। और लेट्स बिगिन। तो देखिए सिटीजनशिप जो मैटर है ना, अगर आप किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो उसमें सिटीजनशिप आपको मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप जो है उस पर सरकार या उनकी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। तो हमारे फाउंडिंग फोरफादर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भी बोला कि जो सिटीजनशिप का मैटर है, अभी कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हो रहा है उस टाइम के लिए ही ये सिटीजनशिप का मैटर्स है। उसके बाद जो
जो भी लॉ है, जो भी प्रोविज़न है सिटीज़नशिप के ऊपर, उस पे पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगी। इसीलिए आर्टिकल 11 में ये मेंशन कर दिया गया कि पार्लियामेंट बाय लॉ मेक लॉज ऑन सिटीज़नशिप। तो अब हम सिटीज़नशिप का पहला आर्टिकल देखते हैं। तो आर्टिकल 5 देखते हैं सिटीज़नशिप का। तो आर्टिकल 5 बात करता है कि सिटीज़नशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, जो कि हमारा 26 नवंबर 1949, तो उस टाइम पे इंडिया का सिटीज़नशिप कौन होगा, इंडिया का सिटीज़न कौन होगा। तो एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन हो सकता है। पहला, अगर इंडियन टेरिटरी में आप जन्मे हैं तो आप इंडियन सिटीजन हुए। दूसरा, आइदर ऑफ हुज पेरेंट, मतलब दोनों में से आपका कोई पेरेंट इंडियन है और वो इंडियन पेरेंट टेरिटरी ऑफ इंडिया में आप बॉर्न हुए हैं, तो आप सिटीजन हुए इंडिया के। या फिर अगर आप इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं 5 साल के लिए, नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट। आई एम सॉरी, हाँ, तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 नवंबर 1949, अडॉप्ट इनैक्ट हुआ, और जब इन्फोर्स हुआ 26 नवंबर 1950, तो उससे पहले आपको 5 साल के लिए नॉट लेस देन 5 year आप ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो इंडिया के, तभी आप सिटीज़न होंगे एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं आर्टिकल 6 के ऊपर। तो राइट्स ऑफ सिटीजन, ये क्या बात करता है आर्टिकल 6 कि जब पार्टीशन हो चुका था और पाकिस्तान बन चुका था, तो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए वो सिटीज़न हुए कि नहीं। तो ये आर्टिकल 6 वही बात करता है, हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 3-4 प्रोविज़न है और एक कट ऑफ डेट है। ठीक है, क्या प्रोविज़न है। तो जो भी पर्सन जो है पाकिस्तान से इंडिया आया है, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया इन डिफाइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो भी मान लीजिए एक्स आया पाकिस्तान से इंडिया, ठीक है, तो एक्स के पेरेंट जो है या ग्रैंड पेरेंट वो इंडिया में बॉर्न हुए रहने चाहिए, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था उसमें डिफाइंड है ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 6 क्लॉज बी सब क्लॉज 1 देखते हैं। इन केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19 जुलाई 1948। आई एम सॉरी, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले आए होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इंडियन सिटीजन कहलाने के काबिल हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके बाद आएंगे आफ्टर, तो इंडियन गवर्नमेंट एक परमिट सिस्टम के थ्रू ये डिसाइड करेगा कि आप सिटीजनशिप होंगे कि नहीं। ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय हिम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे सो माइग्रेटेड ऑन आफ्टर 19 जुलाई 1948 हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय एन ऑफिसर अपॉइंटेड इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ये एक तरह का परमिट सिस्टम है। ये जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है ना, इसी को बोलते हैं परमिट सिस्टम। और ध्यान रखना है कि ये जो आप 19 जुलाई 1948 के बाद आया है, वो एटलीस्ट 6 महीना इमीडिएटली रिसाइड कर रहा हो ये रजिस्ट्रेशन के पहले। मतलब एक्स आया मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के पहले, तो एक्स को 6 महीना लगभग रुकना होगा, तब जा कर के वो रजिस्टर करेगा ये अपॉइंटेड ऑफिसर के अंडर, तभी जा कर के गवर्नमेंट उसको सिटीजनशिप देगा। तो ये हो गया हमारा 3 प्रोविज़न, यहाँ पे 3 प्रोविज़न हो गया, ऊपर में 3 प्रोविज़न हो गया। अब हम देखते हैं आर्टिकल 7 के बारे में। आर्टिकल 7 क्या बोलता है कि जो भी लोग इंडिया से पाकिस्तान चला गया है उसका बात कर रहा है। मतलब वाई जो है इंडिया से पाकिस्तान चला गया है बिफोर, यहाँ पे एक कट ऑफ डेट है, सॉरी आफ्टर, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, आफ्टर 1 मार्च
1947। ये डेट क्यों रखा है सरकार? तो माना जाता है कि जब पार्टीशन का अनाउंसमेंट हुआ था तो बहुत सारे लोग हैं वो 1 मार्च के बाद चले गए थे पाकिस्तान के साइड, तो इसीलिए वो लोग सिटीज़न नहीं होंगे, वो लोग इंडिया के सिटीज़न नहीं होंगे। लेकिन अगर वो वापस आना चाहें, नेक्स्ट पेज चलते हैं, लेकिन अगर वो वापस आना चाहे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द पर्सन, अगर वो वापस आना चाहिए तो उनको भी 19 जुलाई 1948 के पहले आना होगा। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे तो उनको 6 महीना ऑर्डिनरी रिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद वही ऑफिसर अपॉइंटेड जो है, जो परमिट सिस्टम दे रहा है, उसके अंडर रजिस्टर करना होगा आफ्टर ऑर्डिनरी रिसाइडिंग फॉर 6 मंथ, और उसमें भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आपको सिटीजनशिप देना है कि नहीं। अब हम आते हैं आर्टिकल 8 के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बात करता है कि राइट्स ऑफ सिटीजन टू अ सर्टेन पर्सन इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब मान लीजिए कि आप अपने ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स वो इंडियन बॉर्न हैं और डिफाइन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, लेकिन अभी क्या है कि अभी वो बाहर रह रहे हैं और बाहर ही आपका जन्म हुआ। तो अब आप सिटीजन हुए कि नहीं? तो आप सिटीज़न हुए, लेकिन आपको रजिस्टर करना होगा काउंसलेट जनरल के अंडर, ठीक है। डिप्लोमेटिक और कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के अंडर आपको ये एप्लीकेशन देना होगा और रजिस्टर करना होगा, तभी जा कर के गवर्नमेंट आपको ये सिटीज़नशिप देगी, ठीक है। तो यहाँ आपको रजिस्टर करना होगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 9 पे आते हैं। पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजन ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी अ सिटीजन। अब देखिए ये जो आर्टिकल 9 है यही आपको डबल सिटीजनशिप का बात करता है, ठीक है। कोई भी पर्सन अगर दूसरे कंट्री का फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो वो अपना इंडियन सिटीजनशिप को लूज़ कर देगा, ठीक है। इंडियन सिटीजनशिप को वो लूज़ कर देगा। अब आर्टिकल 10 पे आते हैं। ये आर्टिकल 9 सिंपल था, ये डुअल सिटीजनशिप का बात कर रहा था। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। तो अब जो हमने ऊपर में पढ़ा जितना भी आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9, तो आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि वो ऊपर में जितने भी हम लोगों को सिटीजन एज अ सिटीजन पढ़े हैं उनका सिटीजनशिप चलते जाएगा। दे आर डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी आगे का प्रोविज़न आएगा उसके बेसिस पे अब उनका सिटीजनशिप डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि उनको सिटीजनशिप एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मिल चुका है बाकी ऊपर के आर्टिकल्स में। तो यही बोलता है अब आगे का जो भी प्रोविज़न है सिटीजनशिप के ऊपर वो पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है, टू कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। अब आर्टिकल 11 जैसा मैंने बात किया था कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजन बाय लॉ। अब जो भी लॉ है सिटीजनशिप के मामले में वो अब पार्लियामेंट के पास है। अब पार्लियामेंट उस चीज़ पे लॉ बनाएगा और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया भी है सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 और इसी को अमेंड किया गया 2019 में। और 2019 में क्या बोला गया कि 3 कंट्री अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पे से जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिटीजनशिप दिया जाएगा बाय नेचुरलाइजेशन इफ़ दे हैव कम टू इंडिया ऑन और बिफोर 31st ऑफ दिसंबर 2014। मतलब इनके लिए नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 5 साल का है। ऐसे नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस 11 साल का है। 14 साल में से लगभग 11 साल आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन मिलता है इंडिया में, ठीक है। लेकिन इनके लिए कौन से 6 माइनॉरिटीज़? तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, पारसीज और क्रिश्चियंस, ये 6 माइनॉरिटी है। इन 3
3 देश से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो फिर आपको 5 साल, अगर आप ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं एज अ नेचुरल ऑर्डिनरी रिसाइड करते हैं इंडिया में, तो आपको एज अ नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप मिल जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि पासपोर्ट एक्ट में भी इसमें ये एग्जम्पशन दे दिया गया है। अगर आप इलीगली भी आए हैं और आप 6 माइनॉरिटी हैं, अगर आप इंडिया में इलीगली भी आए हैं इन 3 कंट्रीज़ से और आप जो है